अभी हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या साइंस में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं? अंतःस्रावी तंत्र ही लिखूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें अपन कुछ कुछ टॉपिक पढ़े हैं जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि इसकी अवधारणा क्या है और इसमें ग्रंथियों के प्रकार कितने होते हैं, और इसमें विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। और इनसे संबंधित रोग, ये इतने आयाम हैं, इन पे अपन बात करेंगे इसमें। क्या देखेंगे, अवधारणा क्या है इसकी, ग्रंथियों के प्रकार कौन से हैं, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं, और संबंधित रोग। तो सबसे पहले यदि मैं इस पॉइंट को उठाता हूँ, इसकी अवधारणा के बारे में, तो देखिए हमेशा जो अपने जो शरीर में प्रतिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले यदि मैं मेटाबॉलिक क्रियाओं के बारे में बात करूँ तो इसमें दो होती है। एक होती है कैटाबॉलिक क्रिया, कैटाबॉलिक, दूसरी होती है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक देखो, कैटा मतलब काटना, काटना मतलब उसकी जो कोई रहता है ना उसको तोड़ देना, मतलब ऐसे अपन ने कुछ भोजन खाया उसको तोड़ दिया। एनाबॉलिक मतलब निर्मित करना किसी चीज़ का, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस को मिला करके अपन मेटाबॉलिक कहते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो उसी टाइप से यदि मैं इसकी प्रतिक्रिया के संबंध में बात करूं, तो प्रतिक्रिया भी दो टाइप की होती हैं। ऐसे एक होती है मंद प्रतिक्रिया होती है। कौन सी मंद प्रतिक्रिया होती है? दूसरी होती है थोड़ी त्वरित प्रक्रिया होती है। मंद प्रतिक्रिया, दूसरी होती है त्वरित प्रक्रिया। तो मंद प्रतिक्रिया में अपन हमेशा बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि है, या अंतःस्रावी तंत्र बोलूँ ज़्यादा। और त्वरित मुझे फास्ट करना, जैसे भाई मेरे यदि इस पे पेन चुभाया है मैंने यहाँ पे, तो मुझे तुरंत पता लगे, मैं तुरंत हटाया इसको। तो ये त्वरित प्रक्रिया होती है हमेशा, ये जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती हैं, क्योंकि ये इमीडिएट इसका रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक है, मैंने खाना खाया, डाइजेस्ट वगैरह होगा, ठीक है मेरा। तो ये सब जो प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये होती हैं मंद प्रक्रिया होती हैं। तो ये हमेशा अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत आती है। अब ये तो प्रतिक्रिया से संबंध बात करी। एक दो बातें होती हैं यहाँ पर, नियंत्रण और समन्वय से संबंधित आती है कि भाई नियंत्रण कौन करता है, समन्वय कौन करता है। अपन जो प्रॉपर सीधे खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, ये नियंत्रण करने का काम ये हमेशा किसका रहता है? तंत्रिका तंत्र का रहता है नियंत्रण करने का काम, तंत्रिका तंत्र का काम रहता है। और कोऑर्डिनेशन बनाना बिल्कुल ऐसे ही अपना जो पीयूष ग्रंथि है, सारे जितने सारे ग्रंथियां हैं, हार्मोन हैं, उनको कोऑर्डिनेशन बना के रख रही है उनसे, ठीक है। ये हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से होता है, ठीक है। और पता है, अभी देखा था अंतःस्रावी ग्रंथि, जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो कैसा रहता है? हमेशा मंद रहता है, मंद प्रतिक्रिया रहती है। और तंत्रिका तंत्र कैसा रहता है? ये हमेशा त्वरित रहती है। तो दो चीज़ देखी अपन ने कि जो नियंत्रण का कार्य है तंत्र का तंत्र के द्वारा होता है, और ये त्वरित रिस्पॉन्स करता है। समन्वय का काम है अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है, ये हमेशा मंद प्रोसेस करता है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्रंथियों के प्रकार के बारे में, कि जो ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ग्रंथियों के प्रकार, तो
ग्रंथियों के प्रकार में देखता हूँ तो एक तो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि होती है, दूसरी होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती हैं, अंतःस्त्रावी, और इन दोनों को मिला देंगे तो एक बन जाती है मेरी विस्तृत ग्रंथि। पहले तो कॉमन अंतर देख लेते हैं, इनमें क्या है कॉमन अंतर है इसका। देखो, बाह्य स्त्रावी मतलब बाह्य का मतलब बाहर होता है, अंतः मतलब अंदर होता है, मिश्रित मतलब दोनों को मिला दें तो ये हो जाता है। तो इस टाइप की जो ग्रंथि होती है हमेशा इनमें नलिका लगी रहती है, ये याद रखना है। क्या रहती है? नलिका युक्त होती हैं ये ग्रंथियाँ, ठीक है। और ये जो रहती है अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, ये नलिका विहीन होती हैं, है ना, नलिका विहीन। देखो, अपन को कोई चीज़ है, ऐसे बात करें अपन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बात करें तो यहाँ से अपने पृथ्वी से जो सैटेलाइट है, ये मेरा अर्थ हो गया, और यहाँ पर अपना स्पेस हो गया। यहाँ मेरा जो सैटेलाइट है वो मेरा मैंने इस्टेब्लिश कर दिया है ना। जैसे अपन को होते हैं ना, मतलब लियो मियो जियो, तो जियो है ना, जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिट में कर दिया है। तो 35,000 किलोमीटर के करीब है, कितना? 35,000। तो इतना बड़ा अपन को वायर लगाएं या कुछ ऐसे, धरती पे तो क्या रहता है, अपन ऑप्टिकल फाइबर डाल देते हैं तो इससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ के लिए मुझे सीधा सा आएगा वेव के माध्यम से ही, स्पेस वेव, माइक्रोवेव, इनके माध्यम से कम्युनिकेशन करना पड़ता है। यानी दूरी ज़्यादा होगी तो अपन वायर नहीं डाल सकते हैं। ऐसे सिंपल सा, मुझे यदि ग्वालियर से भोपाल कम्युनिकेशन करना है तो अपन ऑप्टिकल फाइबर डाल देते हैं एचडीडी मशीन के माध्यम से, ऐसे सिद्ध कर करके, है ना, एचडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल जो ड्रिलिंग मशीन होती है, तो उससे मैं ऑप्टिकल फाइबर डाल दूंगा या कैसे भी। लेकिन यदि मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में करूँगा तो भाई यहाँ पे मैं माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसको वेव के माध्यम से करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से यदि मेरा लक्ष्य कोशिका मेरी पास है, कैसी लक्ष्य कोशिका मेरी पास है, लक्ष्य कोशिका मेरी कैसी समीपस्थ है, तो उस कंडीशन में मैं नलिका ही डालूंगा, ठीक है। यानी छोटी छोटी नलिका रहती हैं, ठीक है, वो लक्ष्य कोशिका जब पास होती हैं तब होती हैं। और यहाँ पे तो क्या है, लक्ष्य कोशिका मेरी दूरस्थ है, लक्ष्य कोशिका कहाँ पे है, मैं दूरस्थ लिखूंगा इनको, पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नलिका विहीन होगी, इसमें नलिका नहीं होगी। और सीधा सा आएगा, जब लक्ष्य कोशिका समीपस्थ होती हैं तो ये एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। किसका? एंजाइम का। क्या करती हैं? एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। और जब मेरी लक्ष्य कोशिकाएं दूर होती हैं तो ये हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, यानी ये जो हार्मोन का स्त्रावण है, ये रक्त के माध्यम से जिस लक्ष्य कोशिका में पहुंचाना है वो रक्त के माध्यम से पहुंचा देती है, रक्त में प्रभावित होकर के पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं उदाहरण के लिए बात करता हूँ, जैसे कि लार ग्रंथियाँ होती हैं। कौन सी लार ग्रंथियाँ? है ना, अपने पास 3 टाइप की लार ग्रंथि होती है। पैरोटिड होती है ना, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ये जो ग्रंथियाँ होती हैं लार ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ जो अपनी पसीना आता है, ठीक है। जठर ग्रंथि होती है अपने पास आमाशय में, ठीक है। और दुग्ध ग्रंथि होती है ना, ये सब ग्रंथियाँ होती हैं। ये कैसी ग्रंथियाँ? बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, और इनका जो लक्ष्य कोशिका होती है समीपस्थ होती है। हार्मोन का ऐसे में अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसे बनी पिट्यूटरी ग्रंथि है भाई, उसको कहाँ पे? थाइलमस से कांटेक्ट करना है, ठीक है, या क्या बोलते हैं, वृषण से कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो कितना दूर है, मतलब अपन सोचेंगे ये ऊपर मस्तिष्क में है, सेला टर्सिका में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, और यहाँ पर नीचे एड्रिनल ग्रंथि से इसको कांटेक्ट करना है। तो इतना बड़ा लंबा
नलिका नहीं डाल सकते हैं, नहीं नहीं हो सकती है। मान लो खुदा ने खास्ता ऑपरेशन वगैरह करते हुए कट हो गया तो कम्युनिकेशन खत्म ही हो जाएगा, व्यक्ति को मरना तय है फिर तो मतलब प्रकृति ने भी कुछ ऐसी चीज़ें सोच समझ के बनाया है। तो ये हमेशा दूरस्थ जो टारगेट रहते हैं वो ब्लड के माध्यम से ही कांटेक्ट करते हैं और उनमें हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो अपन ने क्या देखा कि बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथियाँ, 3 टाइप की ग्रंथियाँ होती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। इसके लक्ष्य कोशिका हमेशा पास में रहती है। ये एंजाइम का स्त्रावण करती हैं। एंजाइम वगैरह ये सब एक तरल पदार्थ रहते हैं हमेशा ना, तरल पदार्थ रहते हैं, उनका स्त्रावण होता है। और ये हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं। किससे? प्रोटीन। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो एंजाइम वगैरह होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, एक टाइप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यदि मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करूँ तो नलिका विहीन होती हैं। इनकी जो लक्ष्य कोशिका होती है हमेशा दूर होती है। ये हार्मोन का स्त्रावण करती हैं और ये जो हार्मोन रहते हैं अपने स्त्रावण को रक्त के माध्यम से प्रवाहित कर देती हैं। ठीक है, और हार्मोन का स्त्रावण, और इसमें जो ये किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन और स्टेरॉइड से मिलके बनी होती है। किससे? प्रोटीन और स्टेरॉइड से मिलके बनी होती है। स्टेरॉइड मतलब एक टाइप से मैं बोलूँ वसा। ठीक है, और इसका मैं यदि अंतःस्रावी ग्रंथियों को उदाहरण दे दूँ मैं तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और आगे अपन पढ़ेंगे भी, ऑक्सीटोसिन वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं पे जैसे पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे तो इसमें 2 भाग पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें अपन वृद्धि हार्मोन भी पढ़ेंगे, है ना, ईडीएच हार्मोन वगैरह, ऑक्सीटोसिन वगैरह, ये सब पढ़ेंगे। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आता है। यदि मैं मिक्स ग्रंथियों के बारे में बात करूँ तो इनमें इनके दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों ऊतक मौजूद होते हैं। ठीक है, दोनों ऊतक मौजूद होते हैं, दोनों ऊतक मौजूद होते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण की तरफ बात करता हूँ। एक अपन जानते हैं अग्नाशयी ग्रंथि होती है, अग्नाशयी ग्रंथि। ये हमेशा दोनों हार्मोन का स्त्रावण करती है। ठीक है, ये लीफ के आकार की होती है इसे। अपन देख रहे थे अभी बाह्यस्रावी बाहर ये जो पाए जाते हैं हमेशा क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। अंदर क्या होते हैं? हमेशा हार्मोन होते हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो एलटी करके लात करके क्या बोलती हैं? हार्मोन का स्रावित करती हैं। ठीक है, ये हार्मोन का स्रावित करती हैं। तो है ना, लाइपेज, अमाइलेज और टाइलिन, 3 टाइप के हार्मोन स्रावित करती हैं। अदर उदाहरण की तौर पर यदि मैं बात करूं तो और भी होते हैं, जैसे वृषण हो गया। ठीक है, और अंडाशय भी हो गया। ये भी क्या है? मिश्रित ग्रंथियों के उदाहरण होते हैं। तो अपन ने क्या क्या देखा कि देखो पहले अवधारणा के बारे में बात करिए कि इसका काम रहता है एक नियंत्रण और समन्वय, 2 चीज़ों की अपने शरीर में जरूरत पड़ती है। तो नियंत्रण का काम तंत्रिका होता है। तंत्रिका तंत्र त्वरित प्रक्रिया करता है। ठीक है, और समन्वय का काम अंतःस्रावी ग्रंथियों का रहता है, ये मंद प्रतिक्रिया करते हैं। ये ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रहती हैं और कौन सी रहती है? बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ रहती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ रहती हैं। तो इसमें नलिका युक्त रहती हैं ये ग्रंथियाँ, ये नलिका विहीन रहती हैं। इसमें दोनों की गुण पाया जाता है, नलिका भी होती है, नलिका नहीं भी होती है। लक्ष्य कोशिका इनकी समीपस्थ होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियों की। इनकी लक्ष्य कोशिका हमेशा मतलब दूरस्थ होती है। ठीक है, और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ एंजाइम का स्त्रावण करती है जो कि नलिकाओं के माध्यम से जहाँ पर लक्ष्य कोशिका वहाँ पहुँचा देती हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें लार ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, दुग्ध ग्रंथियाँ, तो ये प्रोटीन होती हैं एक टाइप से। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करें तो इनका जो लक्ष्य टारगेट होती है, लक्ष्य कोशिका दूरस्थ होती है, हार्मोन का स्त्रावण करती हैं और अपने हार्मोन को रक्त के माध्यम से वहाँ पर प्रवाहित कर देती हैं।
ठीक है, और ये हार्मोन का स्त्राव कर देती हैं। ये प्रोटीन और स्टेरॉयड की बनी होती है। उदाहरण के तौर पर बात करूँ तो टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन ये होते हैं। मिश्र ग्रंथियों में मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों की ऊतक मौजूद होते हैं, यानी दोनों ही गुण मौजूद, ये दोनों काम करती हैं। ये एंजाइम का स्त्राव करती हैं और हार्मोन का स्त्राव करती हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अग्न्याशय भी रहता है, एंजाइम है ना, और वृषण रहता है और अंडाशय रहता है। एक बार इनकी अंतर के संबंध में बात कर लेते हैं कि एंजाइम और हार्मोन के मध्य में अंतर क्या रहता है। तो हमेशा अंतर इस दृष्टिकोण से अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले अपन एक आधार बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम लिखेंगे, इस एक कॉलम में, दूसरे में हार्मोन लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उत्प्रेरक के तौर पर मैं बात करता हूँ। उत्प्रेरक, तो ये जैव उत्प्रेरक के एंजाइम के हमेशा कैसे रहते हैं, जैव उत्प्रेरक रहते हैं। इनमें कुछ नहीं होता है इस टाइप से ना। यदि मैं क्रिया में देखूं, मैं क्रिया का रूप देखूं, तो क्रिया का रूप कैसा होता है। एंजाइम रहते हैं, ये फास्ट प्रोसेस करते हैं, त्वरित प्रक्रिया करते हैं। लेकिन हार्मोन रहते हैं, हमेशा ये मंद प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। यदि मैं इनके प्रभाव की बारे में बात करता हूँ, तो देखो त्वरित हो रहे हैं, तो त्वरित कोई चीज़ त्वरित होती है, तो ऐसे मान लो किसी ने मुक्का मारा तो उसी टाइम दर्द होगा, ठीक है। यदि मान लो किसी ने काट दिया तो भाई बहुत लंबा दर्द होता है। तो प्रभाव रहता है इनका कम समय के लिए रहता है, ठीक है, और इनका जो प्रभाव रहता है वो दीर्घ अवधि के लिए रहता है, यानी इनका अल्पकालिक, सही शब्द का चयन करूँ तो मैं अल्पकालिक अवधि हेतु होता है, इनका दीर्घकालिक होता है, ठीक है। और यदि मैं प्रकृति के बारे में बात करता हूँ इनकी, तो इनकी प्रकृति एक ऐसे प्रोटीन वगैरह होते हैं, और ये प्रोटीन के साथ में कैसा होता है, स्टेरॉयड भी होते हैं, ठीक है, स्टेरॉयड, ठीक है। देखो अपन ने क्या देखा, उत्प्रेरक ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये इसमें ये नहीं होता है, ये क्रिया का रूप इसमें त्वरित होते हैं, है ना, इनकी फास्ट प्रोसेस होती है, इनकी मंद प्रक्रिया होती है। इनका प्रभाव होता है कम समय के लिए रहता है, यानी अल्पकालिक अवधि के लिए होता है, और इनका दीर्घकालिक अवधि के लिए रहता है प्रभाव इनका। प्रकृति के बारे में बात करता हूँ, ये प्रोटीन में, प्रकृति में प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन और स्टेरॉयड होते हैं। यदि मैं इनके उदाहरण में देख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे जो एंजाइम रहते हैं, ठीक है, ऐसे लार ग्रंथियों के माध्यम से एंजाइम का स्त्रावन होता है, ठीक है। लार ग्रंथियाँ अपन देखा ना कि जो क्या बोलते हैं, टाइलिन वगैरह है ना, ये एंजाइम ही होते हैं ना। और यहाँ पर तो कई टाइप से हार्मोन्स मिल जाते हैं अपन को, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन ही रहते हैं ना। अगला मैं यदि मैं बात करता हूँ तो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन के बारे में देखेंगे अपन। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के हार्मोन, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जैसे ये बॉडी है, ये मैंने कोई ऐसे चित्र बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मस्तिष्क रहता है, ये मस्तिष्क में हमेशा
तीन अपन को एक ग्रंथि मिलाएंगे। सबसे छोटी जो ग्रंथि रहती है इसको सबको पता रहता है, इसका नाम रहता है पीयूष ग्रंथि। क्या रहता है इसका नाम? पीयूष ग्रंथि रहती है। और दूसरी जो ग्रंथि रहती है हाइपोथैलेमस कहते हैं इसको, हाइपोथैलेमस। और तीसरी जो ग्रंथि रहती है इसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं, पीनियल ग्रंथि। ठीक है। मस्तिष्क में कितनी टाइप की ग्रंथि पाई जाती है? तीन टाइप की। एक रहती है पीनियल ग्रंथि रहती है, दूसरी होती है हाइपोथैलेमस रहती है, तीसरी होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है। यहाँ पर जो अपना थ्रॉट रहता है तो यहाँ पर ये जो ग्रंथि रहती है इसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड। इसके जस्ट पीछे हमेशा कौन सी होती है? पैराथायराइड होती है, पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यदि मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर एक थाइमस ग्रंथि मिलती है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि मिलती है। ठीक है। इसके नीचे अपन को पता है यहाँ पर क्या मिलती है? अग्नाशय मिलती है। तो अग्नाशय ग्रंथि मिलती है अपन को यहाँ पे। फिर अपन को पता है यहाँ पे अपना एक किडनी पाई जाती है। ठीक है, बीन शेप में। तो किडनी के ऊपर ही, किडनी को क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। और अधि मतलब ऊपर होती है, ठीक है, और अभी मतलब नीचे होती है। तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसको अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। और यहाँ पे नीचे इसके अंडाशय पाए जाते हैं, जो कि मतलब मादा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो पाए जाते हैं आदमी के अंदर यानी पुरुषों में वृषण पाए जाते हैं, नर में। जो अपन ने कितने टाइप की यहाँ पे ग्रंथियाँ देखी हैं? पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। यदि मैं गले में बात करता हूँ तो पैराथायरॉयड ग्रंथि और थायरॉयड ग्रंथि पाई जाती है। और उदर गुहा में बात करता हूँ तो थाइमस ग्रंथि होती है और अग्नाशय ग्रंथियाँ होती हैं। और जो किडनी रहती है, किडनी के जस्ट ऊपर अधिवृक्क ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उसके नीचे अंडाशय पाए जाते हैं और वृषण ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो कितनी ग्रंथियाँ देख ली अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसको नंबर नंबर से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हाइपोथैलेमस से। कौन सी? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। अभी अपन देखेंगे आगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को भाई अपन मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर कहते हैं। यानी ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। यानी पीयूष ग्रंथि ये पैराथायरॉयड, थायरॉयड, थाइमस, अग्नाशय ग्रंथि वगैरह इन सब को कंट्रोल करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस इसको भी कंट्रोल करता है। यानी अपन देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि में दो टाइप के पार्ट होते हैं, दो दो भागों होते हैं। एक अग्रभाग, पश्च भाग। अग्रभाग को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पश्च भाग रहता है इसका पीयूष ग्रंथि का, उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस में जो हार्मोन का स्त्रावन होता है, तो उन हार्मोन का स्त्रावन यानी उन हार्मोन को बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन उसको स्टोर करने का, है ना, इसको स्टोर करने का काम किसका? पीयूष ग्रंथि का रहता है, वहीं से वो स्रावित होते हैं। तो इस टाइप से बोल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ रहती है कि जो पीयूष ग्रंथि रहती है उसको उसका कंट्रोल हाइपोथैलेमस करती है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहते हैं, मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहते हैं, मास्टर ग्रंथि का मास्टर। और एक कॉमन चीज़ रहती है इस विषय की। ठीक है। अब इसके मुख्यतः मैं हार्मोन के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, हार्मोन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक डोपामिन के बारे में बात करते हैं, डोपामिन। ठीक है। डोपामिन हार्मोन रहता है, अपन ने सुना ही है। इसको रिवार्ड हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा? रिवार्ड हार्मोन।
यदि अपन को कुछ खुशी वगैरह होती है तो बहुत अच्छा फील भी होता है इसको, तो इसको फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा? रिवार्ड हार्मोन भी कहते हैं, फील गुड हार्मोन डोपामिन को कहते हैं। ये मतलब डे और नाइट दोनों के टाइम पे स्रावित होता है, डे नाइट दोनों टाइम पे स्रावित होता है। दूसरा सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का ये क्या रहता है, केवल दिन के टाइम में हार्मोन स्रावित होता है, इसको इसलिए इसको डे हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे आदमी क्या रहता है, अच्छा फील करता है। ठीक है, तो इसको हैप्पी हार्मोन करते हैं, हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ये बता दिए कि डे के टाइम में ही ये हार्मोन स्रावित होता है। इसका टाइम क्या रहता है, जैसे सूर्य की रोशनी होती है उसी टाइम पे केवल हार्मोन स्रावित होता है। तो अपन ने हाइपोथैलेमस के बारे में देखा, मास्टर ग्रंथि का मास्टर भी कहते हैं इसको। ये दो टाइप के हार्मोन का स्रावण करता है, एक डोपामिन का करता है और सीरोटोनिन का करता है। डोपामिन को अपन रिवार्ड हार्मोन या फील गुड हार्मोन कहते हैं, ये दिन और रात के टाइम में स्रावित होता है। सीरोटोनिन होता है, इसको डे हार्मोन कहते हैं या हैप्पी हार्मोन कहते हैं। डे हार्मोन के कारण मतलब दिन में ही स्रावित होता है, इसलिए डे हार्मोन कह रहे हैं, और इसके स्रावित होने से खुशी मिलती है, इसलिए हैप्पी हार्मोन कहते हैं। दूसरा बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में देखो। पीयूष ग्रंथि को भी देखा हमने कि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। यदि मैं इसकी स्थिति के बारे में बात करता हूँ तो इसकी स्थिति जो अपनी खोपड़ी होती है, ठीक है, खोपड़ी की सेला टर्सिका में मौजूद होती है। खोपड़ी की सेला टर्सिका में, सेला टर्सिका अस्थि में मौजूद होती है। ठीक है, अस्थि में मौजूद होती है। ओके, यदि मैं इसका थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, इसके ऐसे दो भाग होते हैं। ठीक है, ये आगे वाला भाग होता है, ये पक्ष वाला भाग होता है, यानी इसको मैं बोलता हूँ अग्रभाग बोलता हूँ और इसको मैं पक्ष भाग बोलता हूँ। यदि थोड़ा अच्छा और नाम बोलूँ, उल्टा बोल दिया मैंने इसको, इसको अग्रभाग कह रहे हैं, इसको पक्ष भाग कह रहे हैं। ये जो प्रॉपर दिख रहा है अपन को उसको अग्रभाग, जो उसका पोर्शन कम दिख रहा है उसको पक्ष भाग कहते हैं। तो अग्रभाग को अपन एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, और इसको कहते हैं न्यूरो। कौन सा कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। देखो दोबारा देखते हैं, जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये कपाल की सेला टर्सिका अस्थि में पाई जाती है। ठीक है, इसमें दो भाग होते हैं, एक अग्र होता है पश्च, अग्र को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पश्च को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अंतर स्त्रावी आर्केस्ट्रा का माध्यम मास्टर होती है। ठीक है, जो अग्र वाला होता है भाग, इसको मैं वृद्धि हार्मोन कहता हूँ। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं इसको। और दूसरा कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, ये टीएसएच को भी करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग को हिंदी में प्रेरक कहते हैं, प्रेरक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। ठीक है, फिर होता है अगला एडिनो कार्टिकोर्पिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं होता है, ठीक है, तो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसका शॉर्टकट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ACTH, है ना, ACT। एक प्रोलैक्टिन होता है, लैक्टिन समझ रहे हैं, लैक्टिन मतलब दूध से संबंध, प्रोलैक्टिन में दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, 5वें नंबर का आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको GnRH भी कहते हैं। अगला होता है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH ना, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग को अपन क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और हार्मोन मेलानोसाइट स्टेरॉयड हार्मोन है ना। तो कितने हो गए, 6 हार्मोन यहाँ पे देखेंगे अपन। वृद्धि हार्मोन, थायराइड हार्मोन, एरिडीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। यदि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के बारे में आगे अपन देखेंगे ना, तो ये अंडाशय में भी मौजूद होता है और ये वृषण में भी मौजूद होता है। ठीक है, यानी मैं बात करता हूँ यहाँ पर FSH और LH दोनों निकालता है, FSH और LH। ठीक है, ये अंडे रहते हैं ना, और नर मादा में, तो अंडे को परफेक्ट बनाने का काम FSH का रहता है, और जो ठीक है, और उसको अंडो उत्सर्जन का कराने का काम LH का रहता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन हार्मोन को भी स्रावित करता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, इसके बारे में बात करें, प्रोजेस्टेरोन को भी ये करता है, प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, और ये काम करता है, क्या बोलते हैं, शुक्राणु का भी निर्माण करता है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे इनके बारे में। न्यूरो हार्मोन, ये 2 टाइप के हार्मोन बनाता है। पहले मैं बात करता हूँ ADH के बारे में, और दूसरा मैं बात करता हूँ ऑक्सीटोसिन के बारे में। ADH का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एंटी डायूरेटिक। ठीक है, डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, न्यूरो हाइपोफाइसिस कह रहे हैं इसको। देखो ये दोबारा से देखते हैं पीयूष ग्रंथि को। तो पीयूष ग्रंथि में देखेंगे अपन, तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। ठीक है, ये स्थिति इसकी कपाल की सेला टर्सिका में अस्थि में होती है। ये इसके 2 भाग होते हैं, अग्रभाग और पश्च भाग होता है। अग्रभाग में एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, इसको अपन न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, और एडिनो हाइपोफाइसिस होते हैं वृद्धि हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन और मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। इतने टाइप के हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले अपन ये 2 हार्मोन हैं, इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन को देखते हैं अपन। किसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन को। न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन। अभी देखा था अपन ने कि 2 टाइप के हार्मोन का ये रिलीजिंग करता है। पहला होता है ADH, दूसरा होता है कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ADH का फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो मैं ADH से ही शुरुआत करता हूँ। ADH का फुल फॉर्म देख लिया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। देखो एक बार और अच्छे से देखते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। एंटी मतलब अपन को पता होता है कि भाई अपने देसी भाषा में बोलते रहते हैं ना जनरली, एंड वो एंटी है, यानी मेरा दुश्मन है, यानी विरोधी है मेरा। ठीक है, यहाँ पर जो डाई का मतलब रहता है तनुकरण, इसका तनुकरण होता है। तनु मतलब पतला होना। ठीक है, और यूरेटिक का मतलब यूरिया होता है, ये मूत्र होता है।
तो ऐसा हार्मोन जो कि मूत्र को तनुकरण करने का विरोध करता है, ठीक है, जो उसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। यदि मैं इसकी लक्ष्य कोशिका के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ कि इसकी लक्ष्य कोशिका क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो लक्ष्य कोशिका सीधी सी है कि अपना किडनी वगैरह से निकल रहा होता है, तो अपनी वहीं पे ये लक्ष्य कोशिका होंगी इसकी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि अपने जो शरीर में जल की आवश्यक मात्रा को, अब आगे देखेंगे, अपना जो शरीर होता है, अपनी जो किडनी होती है, एक दिन में 180 लीटर के करीब मूत्र का निर्माण करती है, और उसमें से अपन आउट करते हैं ना ओनली 1% यानी 1.8 लीटर ही अपन मूत्र को आउट करते हैं। तो ये सारा जो मूत्र है वापस चला जाता है अपनी बॉडी में, ठीक है, सर्कुलेट होता रहता है। तो यानी इसका मतलब इसको बनाए रखने का काम, ठीक है, यानी शरीर में शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखने का काम किसका रहता है, एंटी डायूरेटिक का रहता है। देखो लिख लेते हैं इसको, शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखने का कार्य किसका रहता है, ईडीएच का रहता है। शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखने का कार्य किसका रहता है, ईडीएच का रहता है। यदि मैं इसके अन्य नाम में बात करता हूँ कि भाई ईडीएच के और भी नाम तो होते होंगे, तो वासोप्रेशन कहते हैं इसको, कौन सा, वासोप्रेशन भी कहते हैं, और भी क्या कहते हैं भैया इसको पिट्रेशन भी कहते हैं, इसको कौन सा, पिट्रेशन भी कहते हैं। देखो क्या रहता है इसका, शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखने का कार्य मुख्य कार्य होता है इसका। अन्य कार्य क्या है, अन्य नाम क्या है, वासोप्रेशन और पिट्रेशन हार्मोन, पिट्रेशन हार्मोन भी कहते हैं इसको, और वासोप्रेशन हार्मोन भी कहते हैं इसको। वास मतलब दवा, वास में नलिका रहती है, प्रेस मतलब दबाना रहता है, ठीक है, तो नलिकाओं को जो दबाते हैं तो इसको कहते हैं। इसका यदि मैं बात करता हूँ तो ये किस कारण से होती है, जैसे ईडीएच का स्त्रावन में बात करता हूँ चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो उससे अपना कम हो जाता है, ठीक है, ईडीएच का स्त्रावन है, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, ठीक है, शराब हो गई, ठीक है, इनकी अपन यदि कोई सेवन करता है तो इनकी स्त्रावन से इनकी मतलब यूज करने से, ठीक है, क्या हो जाता है, इसकी स्त्रावन कम हो जाता है। यानी यदि ईडीएच का स्त्रावन कम हो गया, इसका मतलब क्या रहता है, आवश्यक जल की मात्रा को वो बनाए रखने का कार्य कम करेगा, यानी व्यक्ति को बार बार पेशाब आएगी, ठीक है। ऐसे जनरली देखते हैं कि जो व्यक्ति बियर वगैरह पी लेता है तो बहुत बार बार टॉयलेट जाता है, बहुत भयंकर टॉयलेट जाता है, तो वही रहता है कि उसमें ईडीएच का लेवल कम हो जाता है। जब ईडीएच का स्तर कम हो जाता है तो शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, तो इस कारण से उसको पेशाब बार बार आती है, मूत्र बार बार आता है। तो ईडीएच का काम क्या होता है, शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखने का। चाय कॉफ़ी शराब इनसे क्या होती है, ईडीएच की कम करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। यदि मैं इसके एक और बीमारी होती है, अपन को पता है कि डायबिटीज़ जनरली कैसे होती है, सबको पता रहता है कि भाई बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जो इंसुलिन हार्मोन जो रहता है बीटा कोशिका से निकलता है, अपनी जो आगे अग्नाशयी ग्रंथि पढ़ेंगे अपन, है ना, पैंक्रियाज ग्रंथि पढ़ेंगे, तो वहाँ से हार्मोन और एंजाइम का स्त्रावण करती है वो ग्रंथि। तो जब अपन अल्फा बीटा एफ कोशिका वगैरह पढ़ते हैं, उसमें 4 टाइप की कोशिका होती हैं, तो जो बीटा कोशिका रहती है तो बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कम कर देती है। जब इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, अपन जो खाते हैं ना, तो खाते हैं तो उस ग्लूकोज का स्टोर करना होता है, उसको कहाँ पे, लीवर में कर देती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज का जो स्त्रावण स्टोर करती है वो नहीं कर पाती है, तो इसके कारण क्या है कि अपने जो रक्त में क्या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से क्या रहता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, इसको मेलानोसाइट डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये
एडीएच की वजह से भी एक डायबिटीज हो जाती है, इसको एनसीपीडियस डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज एनसीपीडियस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसीपीडस, इंसीपीडस। ठीक है, एक डायबिटीज कौन सी होती है? एक डायबिटीज मेलानोसाइट होती है, टाइप 1 टाइप 2 आगे जाके पढ़ेंगे इसको अपन। एक होती है, मैं बात करता हूँ डायबिटीज इंसीपीडस के बारे में। तो डायबिटीज इंसीपीडस का मतलब ये रहता है कि भाई शरीर में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, और इसको पॉलीडिप्सीमिया भी कहते हैं। देखो दो टाइप का हो जाता है, क्या रहता है? पॉलीयूरिया, यानी व्यक्ति को पेशाब बहुत आती है। ठीक है, पॉलीयूरिया। और पॉलीडिप्सीमिया, यानी जब व्यक्ति पेशाब बार बार करेगा तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी उसको, तो पॉलीडिप्सीमिया कहते हैं इसको, पॉलीडिप्सीमिया। ठीक है, दो चीज़ हो जाती है। तो क्या है? पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सीमिया, ये दोनों समस्या हो जाती है, यानी पेशाब भी बार बार करता है, पेशाब बार बार करेगा तो उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। तो जब पॉलीडिप्सीमिया पॉलीयूरिया की समस्या आती है तो उसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ रहती है। और इस वाली जो डायबिटीज होती है इसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता है, तो इसको स्वादहीन डायबिटीज़ भी कहते हैं इसको, स्वादहीन डायबिटीज़। क्या हो गया? देखो, स्वादहीन डायबिटीज कह रहे हैं। पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सीमिया दो कारण होते हैं जिसके कारण के इसको डायबिटीज इंसिपिडस कह रहे होते हैं। ठीक है, ये अपन ने देखा। देखो एक बार दोबारा देखते हैं एडीएच के बारे में। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कि शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखना होता है। अन्य नाम इसके वासोप्रेसिन और पेट्रेशन होते हैं। ठीक है, चाय कॉफ़ी इस शराब का सेवन करने से एडीएच के लेवल में कमी हो जाती है, स्तर में कमी हो जाती है। ठीक है, तो और अगला इसका रोग, इससे संबंधित रोग कौन सा है? डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सीमिया की समस्या हो जाती है, यानी पेशाब ज़्यादा आती है और व्यक्ति प्यास बहुत लगती है इसको। ठीक है, प्यास बहुत लगती है ना। और इसको स्वादहीन डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक, अगला मैं बात करता हूँ ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको देखते हैं अपन। देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, इसको मुख्य रूप से मैं यदि बात करूं तो इसको मैं दुग्ध हार्मोन कहता हूं। कौन सा? दुग्ध स्त्रावण हार्मोन करता हूं। आगे प्रोलैक्टिन पढ़ेंगे, कौन से? इसका जो एडिनो हाइपोफाइसिस वाला भाग है वहाँ पे प्रोलैक्टिन पढ़ेंगे, वो भी दुग्ध से संबंधित होता है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का बात कर रहे हैं, इसका शब्द ध्यान रखना, ये दुग्ध स्त्रावण का काम करता है। कौन सा? दुग्ध स्त्रावण का काम करता है, तो इसलिए इसको दुग्ध स्त्रावण ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ये मुख्य तौर पर यदि मैं बात करता हूँ, जब अपन प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे तो उस दौरान जो 3 टाइप की लेयर होती हैं अपनी गर्भाशय में, कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम होती है गर्भाशय की, मायोमेट्रियम होती है परत, मायोमेट्रियम जो परत होती है, ठीक है, मांसपेशी होती है, उसको संकुचित जब गर्भावस्था के दौरान प्रसव होता है तो प्रसव के दौरान जो जन्म देने का काम होता है, यानी जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? जो मायोमेट्रियम मांसपेशी होती है उसको संकुचित करने का कार्य करता है। मायोमेट्रियम मांसपेशी को संकुचित करने का कार्य करता है। ठीक है, संकुचित करने का काम करता है, तो उससे क्या आता है? प्रसव पीड़ा आती है। प्रसव पीड़ा से क्या होता है कि आराम से मतलब बच्चा हो जाता है, तो इसको अपन क्या कह रहे हैं? इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं इसको। ठीक है, यानी बच्चे के जन्म देने में भी ये सहायक होता है। ठीक है, बच्चे के जन्म देने में भी सहायक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सी का मतलब तेजी से होता है, टोसिन मतलब बच्चे का जन्म होता है। तो इसको देखो, अपन ने 2 नाम पढ़े इसको, बर्थ हार्मोन पर दुग्ध स्त्रावण ग्रंथि भी कहते हैं इसको, बर्थ हार्मोन भी कह रहे होते हैं इसको। ठीक है, 2 चीज़ देखी अपन ने। यदि मैं बात करता हूँ तो प्रसव के पश्चात पहली बार जो दूध निकलता है, ठीक है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, कोलोस्ट्रम कहते हैं, एक वर्ड है
कोलेस्ट्रम, ठीक है। और इसका रंग कैसा, हल्का पीला होता है। जो पहली बार माँ से दूध निकलता है उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है। ये एंटी बॉडी का काम करता है भैया। इसी हमेशा बोला जाता है कि 6 महीने तक माँ को बच्चे का दूध शिशु को देना चाहिए। और इस शिशु को प्रतिरक्षा, एंटीबॉडीज का मतलब क्या रहता है, शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करना, ठीक है। देखो क्या देखा अपन ने, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है वो गर्भाशय की मायोमेट्रियम मांसपेशी को संकुचित करता है, जिससे क्या प्रसव पीड़ा को और बढ़ा देता है, वो प्रसव पीड़ा को बढ़ा देता है, इसलिए बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। जब प्रसव पीड़ा के पश्चात, प्रसव के पश्चात पहली बार जब दुग्ध निकलता है माँ से तो उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है और एंटीबॉडी जिसमें उपस्थित होती हैं, तो इसलिए इसको शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान भी करता है, ठीक है। और ये उसे एक बॉन्डिंग बना के रखता है इसको, तो लव और कडल हार्मोन भी कहते हैं, कडल हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या क्या कह रहे हैं इसको, लव और कडल हार्मोन भी कहते हैं इसको, बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, है ना। ये माता और बच्चे के बीच में, ठीक है, बॉन्डिंग बना के भी रखता है, ठीक है। और इसको देखभाल और मित्रता हार्मोन भी कहते हैं, देखभाल और मित्रता का हार्मोन भी कहते हैं। देखो अपन ने बहुत सारी चीज देख ली। एक बार ऑक्सीटोसिन के बारे में देखा अपन ने कि दुग्ध का स्त्रावण करता है, ठीक है, इसलिए दुग्ध स्त्रावण ग्रंथि भी कह रहे होते हैं इसको, ठीक है। दुग्ध स्त्रावण हार्मोन भी कहते हैं, सॉरी ग्रंथि तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। दुग्ध स्त्रावण हार्मोन भी कह रहे हैं तो इसको, जो मायोमेट्री मांसपेशी होती है उसको संकुचित करने का कार्य करता है प्रसव के दौरान, तो प्रसव पीड़ा भी लेके आता है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कह रहे होते हैं। जब प्रसव के पश्चात, ठीक है, पहली बार जब माँ से दूध निकलता है तो उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है, ठीक है। ये एंटीबॉडीज का कार्य करता है, तो शिशु में ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसको लव या कडल हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये देखभाल और मित्रता का हार्मोन भी होता है। यदि मैं बात करता हूँ, अपन देखते हैं कि आए दिन व्यक्ति शॉर्टकट देखता ही रहता है ना, शॉर्टकट देखता है। तो क्या रहता है, जो भैंस वगैरह रहती हैं, जानवर होते हैं, ठीक है, तो उनके जो बछड़े, मतलब ऐसे भैंस का पड़ा रहता है तो मर जाता है, या फिर उसको दूध ही नहीं देते लोग, क्योंकि वो दूध पी जाता है, ऐसा लोगों की मानसिकता रहती है। तो उस भैंस को मतलब ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं, मतलब कि वो तैयार हो जाती ना उसकी दूध देने के लिए, तो एक कृत्रिम टाइप का हार्मोन होता है, ठीक है, कृत्रिम इंजेक्शन होता है, इसको पिटोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, पिटोसिन कहते हैं, ठीक है। पिटोसिन तो यानी वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने की कोशिश करती है, तो ये हमेशा डेयरी इंडस्ट्री में पिटोसिन हार्मोन का यूज होता है। ये पिटोसिन नाम का कृत्रिम हार्मोन होता है, ठीक है। ओलरी कल्चर वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा ये मुर्गी वगैरह इसका जन्म होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा है इसमें कि ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है, पिटोसिन कैसा रहता है, एक कृत्रिम हार्मोन होता है, ठीक है, जो डेयरी इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोटीन का बना होता है, इसकी पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। ये गर्भाशय की मायोमेट्रियम जो मांसपेशी होती है संकुचित करके बच्चे को आसानी से जन्म दिलाने का कार्य करता है, ठीक है। इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कह रहे होते हैं, जन्म देने वाला हार्मोन भी कह रहे हैं। ये दुग्ध का स्त्रावण करता है, इसलिए दुग्ध स्त्रावण हार्मोन भी कह रहे होते हैं। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी प्रसव के पश्चात पहली बार जब दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है, एंटीबॉडीज का कार्य करता है और शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इसको लव या कडल या बॉन्डिंग हार्मोन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इसको देखभाल या मित्रता का हार्मोन कहते हैं। एक बार अपन न्यूरो हार्मोन के बारे में देखा अपन ने, तो एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। एंटी डायबिटिक, इसके अन्य नाम के बारे में बात करता हूँ तो इसको वासोप्रेसिन और पिट्रेसिन हार्मोन भी कह रहे होते हैं, वासोप्रेसिन या पिट्रेसिन हार्मोन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या रहता है, शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखने का कार्य होता है, ठीक है। ये चाय, कॉफ़ी, शराब, इनसे क्या होता है, एडीएच के लेवल में कमी आ जाती है। तो एक और बीमारी होती है इसमें, डायबिटिक इंसिपिडस बीमारी कहते हैं इसको। तो पॉलीयूरिया यानी पेशाब व्यक्ति बार बार करता है, और पॉलीडिप्सीमिया यानी प्यास भी बार बार लगती है। इसको जो डायबिटीज इंसिपिडस हार्मोन है, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी है, उसके ऊपर स्वादहीन डायबिटीज भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में देख लिया।
इसको दुग्ध स्त्रावण हार्मोन भी कह रहे हैं, ठीक है। इसको बर्थ हार्मोन भी कह रहे हैं, इसको कडल हार्मोन भी कह रहे हैं, लव हार्मोन भी कह रहे हैं, बॉन्डिंग हार्मोन भी कह रहे हैं। कृत्रिम पिटोसिन नाम का मार्केट में ये हार्मोन मिलता है, जिससे क्या होता है इंडस्ट्री वगैरह, डेयरी इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज होता है, ठीक है। बर्थ हार्मोन क्यों कह रहे हैं कि जो गर्भाशय के दौरान मायोमेट्रियम नाम की मांसपेशी होती है उसको संकुचित करने का काम करता है उसको, यानी जो गर्भाशय वाली गर्भ अवस्था वाली जो महिला होती है, स्त्री होती है, उसके प्रसव पीड़ा लाने में मदद करता है, ठीक है। तो इसको इसलिए बर्थ हार्मोन वगैरह वो कह रहे होते हैं। तो इस टाइप से अपन ने न्यूरो हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। न्यूरो हार्मोन दो टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं? एडीएच हार्मोन और एंटी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहते हैं उनको, ठीक है। अगला पीयूष ग्रंथि के जो पक्ष हार्मोन होते हैं, मोबाइल डिस्चार्ज हो चला है तो कोशिश करते हैं कि कितना ओवर होता है। पीयूष ग्रंथि के अग्र हार्मोन के बारे में बात करें अपन। अग्र को अपन क्या बोल रहे थे? अग्र को देखो, इसको कह रहे थे न्यूरो, इसको एडिनो हाइपोफाइस कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसमें अपन ने हार्मोन देखे ही थे, कैसे वृद्धि हार्मोन होता है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कह रहे हैं इसको। फिर उसके बाद में अपन ने ACTH देखा था, ठीक है, ACTH को भी देखा था, ठीक है। ACTH में देखा था अपन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं इसको। फिर उसके बाद में थायराइड प्रेरक TSH को भी देखा था, ठीक है। TSH के बाद में प्रोलैक्टिन देखा था, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स देखा था, मेलानोसाइट देखो थायराइड हार्मोन देखा था, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा था, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन देखा था, ठीक है, ACTH हार्मोन देखा था। यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। और कौन सा हार्मोन होता है? इसके बाद में गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये 5-6 हार्मोन होते हैं, एक इसके अग्रभाग में पाए जाते हैं। यदि सबसे पहले मैं वृद्धि हार्मोन के बारे में बात करता हूँ, तो हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रही होती है उसका जो कार्य होता है वृद्धि हार्मोन का काम होता है। इसका अन्य नाम मैं बात करता हूँ वृद्धि हार्मोन का, इसको क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। जैसे अभी देखा था अपन ने एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इनका नाम वासोप्रेसिन और पिटोसिन हार्मोन भी होता है, ठीक है। इसके तो बहुत सारे होते हैं, ऑक्सीटोसिन के नाम तो कडल हार्मोन, लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, ठीक है, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, दुग्ध स्त्रावित हार्मोन कहते हैं, यदि कृत्रिम रूप से पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, एक पिटोसिन कहते हैं, इसको पिट्रेसिन और वासोप्रेसिन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन को अपन सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, क्या? सोमेटोट्रोपिन या पिट्यूटरिन पे, देखो पीयूष ग्रंथि से हो रहा है ना, पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, तो पिट्यूटरिन हार्मोन भी कहते हैं इसको, पिट्यूटरिन हार्मोन भी कहते हैं और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। देखो, वृद्धि हार्मोन है, इसकी लक्ष्य कोशिका क्या होगी भाई? पूरे शरीर को ही तो बढ़ाएगी, जरूरी थोड़ी ना अकेले हाथ बढ़ा देगी, यानी पूरे समस्त शरीर में काम करती है, ठीक है। समस्त शरीर की कोशिकाओं को ये वृद्धि करती हैं, ठीक है। यदि मैं मुख्य तौर पे इसकी मैं बीमारियों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। यदि व्यक्ति में मान लो वृद्धि नहीं हुई, उसको कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा आदमी, ठीक है। वो तो बौनापन की समस्या इससे आ जाती है, यदि कमी हो जाएगी वृद्धि हार्मोन में तो बौनापन की समस्या आ जाती है, ठीक है। इस जैसे सर्कल में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको मिड जेंट्स कहते हैं, ठीक है। यदि इसकी लंबाई अधिक हो जाती है व्यक्ति की बहुत, यानी इसका जो लेवल ज़्यादा हो जाता है, वृद्धि हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो व्यक्ति की 7 फुट से ज़्यादा लंबाई, 8 हो जाती है लंबाई, तो जाइजेंटिज्म कहते हैं इसको, जाइजेंटिज्म, ठीक है, जाइजेंटिज्म। और एक्रोमेगली कहते हैं, एक्रोमेगली, देखो क्या क्या बीमार हो जाती है, एक्रोमेगली और जाइजेंटिज्म, ठीक है। ज़्यादा होने से, किसकी? वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा होने से जाइजेंटिज्म में एक्रोमेगली हो जाती है, और वृद्धि हार्मोन के कम होने से बौनापन आ जाता है व्यक्ति के अंदर। देखो, एक तरीका रहता है कैसा व्यक्ति की लंबाई बढ़ाना है ना, तो एक कृत्रिम तरीका रहता है, कृत्रिम तरीका से लंबाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे अपनी हड्डी रहती है, तो हड्डी रहती है ना,
ऐसे पैर की हड्डी के बारे में बात करता हूँ, टिबिया फेबुला कहते हैं इसको, ठीक है, टिबिया फेबुला, टिबिया फेबुला। तो यहाँ पर अपन इसको काटते हैं, ठीक है, और इसके बीच में मतलब इसको गैप लगा देते हैं, गैप दे देते हैं, ठीक है, काट कर गैप डाल देते हैं इसमें। तो गैप डाल देते हैं कि 2 इंची तक ऑलमोस्ट इनकी लंबाई बढ़ जाती है, किसी टिबिया फेबुला में चिकित्सा करके, ठीक है, सॉरी चिकित्सा नहीं, शल्य चिकित्सा करके, ठीक है। इस वाली मेथड होती है, इसको इलीजा रोग कहते हैं, इलीजा रोग। कौन सी? इलीजा रोग, हालांकि इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। इलीजा रोग हार्मोन, इलीजा रोग विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। जनरली क्या रहता है, जो लड़के रहते हैं इसमें 18 साल तक की लंबाई बढ़ती है। जो गर्ल्स होती है उनमें 16 साल तक की उम्र तक इसमें लंबाई बढ़ती है, ठीक। एपीफाइसेल्स प्लेट होती हैं, वही वृद्धि का काम करती हैं। एपीफाइसिल नाम की जो प्लेट होती है वो वृद्धि का काम कर। देखो अपन ने वृद्धि हार्मोन के बारे में बात करी थी, इसको सोमेटोट्रोपिन या फिर पिट्यूटरिन ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। हार्मोन कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या पिट्यूटरिन हार्मोन कहते हैं। ये पूरे शरीर में काम करती है। इसकी कमी से बौनापन भी हो जाता है, ठीक है। यदि अधिकता होती है जाइजेंटिज्म या एक्रोमेगली नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, एक्रोमेगली नाम की। ये जो रहती है मतलब वृद्धि हार्मोन एपीफाइसियल प्लेट में काम करता है। एपीफाइसियल, एपी मतलब ऊपर की तरफ, ग्रोथ मतलब बढ़ाना, ठीक है। और ये मतलब यदि लड़के रहते हैं, लड़के में 18 साल तक की उम्र में लंबाई बढ़ती है और लड़कियों में 16 साल की उम्र तक। इसके बाद में क्या लॉक हो जाती है। यदि लॉक हो जाती है तो एक कैसे मतलब कृत्रिम तरीका रहता है। आजकल साइंस ने कई तरीका देख लिए हैं, जैसे एलिजा रोब नाम की एक मेथड होती है। तो इसमें जो पैर की हड्डी होती है टिबिया फेबुला, तो इसको कट करते हैं और इसमें गैप दे देते हैं, फिर दोबारा से इसको जोड़ देते हैं, तो 2 इंची तक ऊंचाई बढ़ सकती है इसमें, ठीक है। तो अभी इतना ही देखते हैं, आगे जा कर के और एक प्रोलैक्टिन और देख लेते हैं चलते चलते। प्रोलैक्टिन देखा था, अभी ऑक्सीटोसिन देखा था, इसके साथ में प्रोलैक्टिन देख लेते हैं। देखो प्रोलैक्टिन का काम क्या रहता है, इसका लक्ष्य कोशिका क्या रहती है, स्तन कोशिकाएं इसकी लक्ष्य कोशिका रहती हैं, ठीक है। इसमें काम, इसका अन्य नाम भी लिख रहे हैं, इसको लैक्टोजेनिक कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये दुग्ध स्त्रावण हार्मोन भी कह रहे हैं इसको भी। एक गर्भवती महिला में दुग्ध का निर्माण करता है, इसका दुग्ध का निर्माण करना कार्य का होता है, ठीक है। दुग्ध का निर्माण करना प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है। महिलाओं में दुग्ध का निर्माण का काम प्रोलैक्टिन का रहता है, ठीक है। दुग्ध का निर्माण और दुग्ध का स्त्रावण का काम किसका रहता है, दुग्ध का स्त्रावण का काम किसका रहता है, ऑक्सीटोसिन का रहता है। लेकिन दुग्ध का निर्माण किसका रहता है, देखो दुग्ध निर्माण, दुग्ध को बनाना काम प्रोलैक्टिन का रहता है, लेकिन दुग्ध को बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन का रहता है, ठीक है। ऐसे ही जो भैंस वगैरह रहती है भाई, उसमें ऑलरेडी दूध बना रहता है, लेकिन क्या रहता है, जैसे ही ये जो पिटोसिन नाम का जो इंजेक्शन होता है वो दे देती है, तो भैंस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध को देने की कोशिश करती हैं। तो जो मादा रहती है भाई, उसमें नेचुरली रूप से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ऐसे कहानी सुन देंगे बचपन में दूध नहीं आ रहा था किसी को, तो यही कारण होता है कि उसमें ऑक्सीटोसिन का निर्माण नहीं हुआ है हार्मोन्स का, ठीक है, तो इसलिए दूध नहीं आ रहा होता है। और लैक्टोजेनिक में मतलब दूध का निर्माण करना काम करता है, अंतर देख लेना है, ठीक है। लैक्टोजेनिक की कह रहे हैं, इसको प्रोलैक्टिन भी कह रहे हैं। इसके लक्ष्य कोशिका स्तर होते हैं और दुग्ध का निर्माण का कार्य करती हैं, ठीक है। इतनी से एक बार दोबारा से देखते हैं अपन ने क्या देखा। देखो अभी 2 हार्मोन पढ़े थे पीयूष ग्रंथि के, इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, अन्य नाम इसके सोमेटोट्रोपिन या पिट्यूटरिन हार्मोन भी कहते हैं। लक्ष्य कोशिका समस्त शरीर होता है, ठीक है। अपने शरीर में एपीफाइसियल प्लेट होती है, जो कि बच्चों में, लड़कों में 18 साल और लड़कियों में 16 साल की उम्र में लॉक हो जाती है ये, ठीक है। इसके बाद ऊंचाई नहीं बढ़ती है। तो एलिजा रोब नाम की एक विधि रहती है, मतलब चिकित्सीय विधि रहती है, उसके माध्यम से टिबिया फेबुला जब अपन कट लगा देते हैं, काट करके दोबारा जोड़ देते हैं, 2 इंची तक ऊंचाई बढ़ सकती है।
यदि इसकी कमी हो जाती है तो वृद्धि हार्मोन की बोरापन बढ़ जाता है। यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगली नाम की बीमारी हो जाती है। दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन को देखा था, इसकी लक्ष्य कोश का स्तन होती है, इसका अन्य नाम लैक्टोजेनिक होता है जो कि दुग्ध का निर्माण करता है। यही इसके विपरीत न्यूरोहाइपोफाइसिस में अपन ने दो हार्मोन देखे, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच का अन्य नाम मैं बात करता हूँ तो वासोप्रेसिन और पेट्रेसिन होता है। और एडीएच का काम होता है शरीर में आवश्यक जल की मात्रा को बनाए रखने का काम होता है। चाय, कॉफ़ी, शराब वगैरह जो लोग पीते हैं, एडीएच का लेवल कम हो जाता है तो डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है, व्यक्ति को पेशाब बहुत लगती है, मूत्र का उत्सर्जन बहुत करता है और पॉलीडिप्सीमिया यानी उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसको स्वादहीन डायबिटीज कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है दुग्ध का स्त्रावण करता है, इसलिए दुग्ध स्त्रावण हार्मोन भी कहते हैं इसको। जो गर्भावस्था में जो महिला होती हैं उनके मायोमेट्रियम नाम की जो मांसपेशी होती है उसको संकुचित करने का काम करता है, प्रसव पीड़ा बढ़ाने का काम करता है, इसलिए वर्ध हार्मोन, जन्म हार्मोन भी कहते हैं। जब पहली बार जो प्रसव के पश्चात जो महिला होती हैं उसके से दूध निकलता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसका रंग हल्का पीला होता है, एंटीबॉडीज का कार्य करता है और शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसको अन्य नाम लव हार्मोन, कडल हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, देखभाल के हार्मोन ये सब कहते हैं। कृत्रिम रूप से पिटोसिन नाम का इंजेक्शन होता है जो दिया जाता है, अक्सर इसका दुरुपयोग बोले तो अपन डेयरी उद्योग वगैरह में करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।